Assalamu alaikum everyone, I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A-level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and share it with other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today, it's paper 6, variant 6-1. It's from May-June 2020. It's an alternative practical, okay? And the paper is for 1 hour and has 40 questions. So let's start with question 1. A student investigates the balancing of a meter rule. The student places the meter rule on the pivot at 50 centimeter marks. He places an object Q on the meter rule with its center at 90 centimeters. He places the load weight P, which is equals to 2 newtons, on the meter rule and adjusts the position of the load so that the meter ruler is as near as possible to being balanced. तो पहले तो सब हमारा फिगर 1.1 पे फोकस करें, ठीक है? पहले लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास एक मीटर रूल है. टोटल मीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. अगर किसी को पता नहीं है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. अब इस 100 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट 90 सेंटीमीटर पे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्यू प्लेस किया गया, उसका मिडिल हमारे 90 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया, ठीक है? एंड जो हमारा लेफ़्ट साइड है उस पर हमने एक लोड वेट रखा, ठीक है? इट्स वेट पी. अब वेट पी जो है हमारे पास, पहले तो उसने बोला कि ये 2 न्यूटन्स है, ठीक है? और इसने यहाँ पर एक ऐसी जगह पे प्लेस किया है जिसकी वजह से हमारा ये मीटर रूलर बैलेंस हो जाए. इट्स बेसिकली लाइक अ सीसॉ विद द पिवट एट द एग्जैक्ट सेंटर एट 50 सेंटीमीटर्स. ओके, अब जो डिस्टेंस है हमारे पिवट की और इस लोड के एग्जैक्ट सेंटर की, उसको हम x बोलेंगे. ओके, he measures the distance x from the center of the load to the pivot. He repeats the procedure using loads of weight p, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons, 6 newtons. All the values of p and x are recorded in the table. तो जो weight p है उस पर इसने different weights यूज़ किए, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 and 6 newtons. हर उस पर x की जो हमारी वैल्यू है ना वो चेंज हुई, ठीक है? ये तो एवरीबडी इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा वेट बढ़ेगा उस तरीके से x कम होगा. इफ़ एनीबडी अंडरस्टैंड्स मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ. अगर जैसे हम लोग छोटे होते थे ना, हम लोग एक गेम खेलते थे, आई डोंट नो इफ एवरीबडी प्लेड इट, बट मैं बहुत फारिग थी. सो आई प्ले दिस गेम. जब आप रूलर लेते थे अपना और बीच में आप इरेजर रखते थे और आप सीसॉ बनाते थे रूलर से. फिर एक साइड पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखते थे, दूसरी साइड पे आप दूसरा ऑब्जेक्ट रखते थे, या तो फिर आप अपने हाथ से उसको मारते थे. अब जितनी जो आपका एक साइड पे समझो आपने इरेज़र रख दिया और दूसरी साइड पे आपको रखना है 3 इरेज़र्स, तो वो 3 इरेज़र आप और करीब लेकर आएंगे. अब मतलब आप यहाँ समझो आपका एक इरेज़र यहाँ है और आगे पे 3 इरेज़र यहाँ है, तो वो इस तरीके से गिर जाएगा इस तरफ, हाँ कि नहीं? तो आप अपने 3 इरेज़र को थोड़ा करीब बनाते हैं टुवर्ड्स द पिवट ताकि वो गिरे नहीं और बैलेंस रहे. दैट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस आई फील लाइक एवरीबडी शुड हैव. तो आप ये ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे. खैर, हमें डिफरेंट वैल्यूज़, जैसे p है ना, p का हमारा वेट बार बार चेंज हो रहा है, तो p के वेट की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं और x की वैल्यूज़ दी हुई हैं. इस टेबल से भी आपको समझ आ रहा है. देखिए, जब p की वैल्यू 2 न्यूटन्स थी तो x था 40 सेंटीमीटर्स. जब p की वैल्यू हुई 6 न्यूटन्स तो x था 13.3 सेंटीमीटर्स. तो जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ रहा है उसकी वो पिवट से करीब आ रहा है बैलेंस होने के लिए. तो टेबल में पहले हमारे पास कॉलम दिया गया है, हमें निकालना है, हमें दिया गया है p, हमें दिया हुआ है x, हमें निकालना है 1/x. ये जो इसके साथ होते हैं ना, ये इनके यूनिट्स होते हैं. इसका यूनिट 1 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली इसका यूनिट है सेंटीमीटर -1, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो हमें निकालना है 1/x. हमारा पहला x है 40, तो इस पर हम क्या करेंगे, 1/40. फिर हमारे पास है 27, तो होगा 1/27. फिर हमारे पास 20, सो भी 1/20. then 1/15.9, 1/13.3. ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने लिखा है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो. फिर इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 0.025, 0.037, 0.050, 0.063, 0.075. ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ रही.
अब देखें, ये बहुत केयरफुल बात है कि हमने जो ना हर वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखी हुई है, ठीक है। अगर आप हर वैल्यू 2SF रखने जाएंगे तो वो रख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी 3SF, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो ना 3SF ही दिया हुआ है, मतलब 3SF दिया हुआ है तो मतलब आप 3SF तक जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू बी। आपको बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल्स है ना, ये आपका हमेशा इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है। इवन आई थिंक आपका जो P4 होता है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप A लेवल्स में आते हैं ना, आपका P3 होता है और P5। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर मैस किया ना, आपका पूरा पेपर ख़राब। तो अगर किसी को कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में इशू है तो आप आप यूट्यूब कोई वीडियो चेक कर लें, बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स या मल्टीपल ऑफ दैट, या इस तरीके को कोई चीज़ कर लें, बट प्लीज़ गेट योर सिग्निफिकेंट फिगर्स करेक्ट। खैर, बी, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ P on the y-axis against 1/x on the x-axis. Start both the axes at the origin 0, 0. ठीक है, तो हमारे पास y-axis पे हमारे पास है P जो हमारा वेट है, राइट, और ये हमारे पास वेट है न्यूटन्स में, और x-axis पे आपने रखना है 1/x, और इसका ऐसा यूनिट है सेंटीमीटर -1, या तो फिर 1/सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब P की वैल्यूज़ क्या थी, 2, 3, 4, 5, 6 है ना हमारे पास, तो हमें आधे से ज़्यादा ग्राफ यूज़ करना होता है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, हाँ सही, आई थिंक ये सही पड़ रहा है हमें। अगर हम समझे यहाँ 1, 2, 3 नहीं होगा, ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए कि हमें 6 भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक 7 भी बना लिया, एक ऊपर एक नीचे एक्स्ट्रा नंबर्स, ठीक है। हमारे पास 1/x की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 0.025 से लेके 0.075। तो हम यहाँ करते हैं 2, 4, 6, 8, बिल्कुल परफेक्ट पूरा आ रहा है, तो हम करते हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08, यहाँ पर है 0.05, 0.07। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, ठीक है। अब हम लोग अपनी वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। सो फॉर 2 न्यूटन्स हमारे पास आ रहा है 0.05, ठीक है। तो हम देखते हैं ये किस तरीके से होगा। ये 2 न्यूटन्स है, ठीक है, इस पे आ रहा है 2 न्यूटन्स, इस तरफ से आ रहा है और है 0.25। ये 0.02 है, ये 0.03 है, तो इसके बीच में आएगा एग्जैक्ट, तो ये होगा यहाँ पर, ये होगा एग्जैक्टली यहाँ पर। अब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो ना अपने डॉट्स सही बनाएं, बिकॉज इसके भी मार्क्स होते हैं। मैं आपको अभी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगी, फिक्र ना करें आप। मैंने थोड़ा सा राइट साइड पे बना लिया, मुझे एग्जैक्ट सेंटर पे बनाना है ये डॉट, ठीक है। अब ऑब्वियसली बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन एन आईपैड इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक इट सेंटर्ड, बट आपको एग्जैक्ट सेंटर पे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 न्यूटन्स का है, 3 न्यूटन्स का है 0.37। सो हमारा 3 न्यूटन्स कहाँ, ये 3 न्यूटन्स है और 0.37, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.5, तो ये 7 थोड़ा इस तरफ आएगा, 0.7 यहाँ आएगा कुछ, तो ऊपर जाते हैं और हम बनाएंगे अपना, ये ऊपर गए थोड़ा इस तरफ आएगा, थोड़ा 5 के उसके राइट साइड पे जाएगा। मैं बहुत बड़ा बना दिया। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी समझे ये आपका जो ना, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, समझे ये आपके 4 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये जो आपके छोटे स्क्वायर्स हैं, और आपकी वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ आ रही है, तो आप इस वैल्यू को इससे बड़ा नहीं बना सकते। मतलब कि जो आपके सारे बॉक्सेस हैं ना, ठीक है, इस बॉक्स का यहाँ आधा, इस बॉक्स का आधा, इस बॉक्स का आधा, इस बॉक्स का आधा, इससे आगे आप नहीं बना सकते, आपको हाफ बॉक्स का जो ना वो रखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर आपका ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जो बिल्कुल यहाँ पर पड़ रही है बीच में, तो आप उसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर
हाफ बॉक्स हो, मतलब कि ये तो पूरा बॉक्स भी अगर आपने बना लिया तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, फॉर 4 न्यूटन्स वी हैव 0.5, ये तो आसान है, 4 न्यूटन्स यहाँ आ रहा है और 0.5 यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट सेंटर पे हमने बनाया है डॉट हमारा। देखिए मैंने कोशिश की मैं बिल्कुल सेंटर पे रखूँ, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 न्यूटन्स का है हमारे पास 0.63, 5 न्यूटन्स ये रहा, 0.6 यहाँ पर है, तो 0.63 थोड़ा सा उसके बराबर में होगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, या थोड़ा सा और राइट पे जाए तो कितना का बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास है 6 न्यूटन्स पे है 0.75, 6 न्यूटन्स ये रहा, 0.7 यहाँ है, 0.8 यहाँ है, तो 0.75 यहाँ होगा, तो 0.75 एग्जैक्ट हमारे पास सेंटर पे, मैंने काफ़ी बड़ा बना लिया, 0.75 हमारे पास बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब पहले हम ये देख लेते हैं, इट सेज स्टार्ट, ये हमने ग्राफ बना लिया, अब हम इसको जो ना ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना टेक माई रूलर दैट आई हैव हियर ऑन माई स्क्रीन, एंड मैं इसको एग्जैक्ट कोशिश करूँगी कि मैं एग्जैक्ट तरीके से ज्वाइन कर लूँ, ये हो गया, ठीक है। माई रूलर वाज स्लिपिंग, थोड़ा यहाँ रह गया, बट कोई बात नहीं, आप यू गेट द आइडिया, राइट। In this experiment, the maximum possible value for x is 50 centimeters. Why? Because pivot 50 पे है, तो x की maximum value क्या होगी 50। मैं आपको दिखा देती हूँ ड्राइंग से, किसी को समझ नहीं आ रहा। ये हमारा x है, ये हमारा पिवट है 50 पे, तो यहाँ पर 0 है, सो 0 से 50 कितना है 50 है ऑब्वियसली, तो मैक्स हमारे पास वैल्यू है 50, वो तब होगी जब लोड एग्जैक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ होगा, इस तरीके से। समझ आ रही है सबको? So calculate 1 upon x max. So 1 upon x max तो obviously 50 है, तो 1 upon 50 क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 1 upon 50 is equals to 0.02। मैं इसको थोड़ा तमीज़ से लिख देती हूँ माशाल्लाह, 1 upon 50 equals to 0.02। Use the graph to determine the minimum value of P required to balance the meter ruler in this experiment. Clearly show on the graph how you determined this value. ठीक है, अब हमें P की minimum value ढूंढनी है। अब क्योंकि दोनों रिलेशन में है x और P, ठीक है, तो x की minimum value है 0.02, तो इसी से हम P की minimum value ढूंढेंगे। x की minimum value को हम पहले तो ग्राफ से हमारे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ रही है, तो ये जो है ना ये हमारे P की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 1 है, 1.2, 1.4, 1.6, तो आंसर आ रहा है 1.6 न्यूटन्स। तो नीचे हम लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ P 1.6 न्यूटन्स। प्लीज़ राइट डाउन द यूनिट, जब आपको पता है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दिया हुआ यूनिट, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ठीक है। D. In this experiment, the width of object Q is slightly greater than the width of the meter ruler. Explain how you place object Q as accurately as possible on the 90 centimeter mark of the meter ruler. You may draw a diagram. अब object Q कहाँ है, ये देखें, object Q हमारे 90 सेंटीमीटर मार्क पे प्लेस किया गया है। अब हमें ये बोल रहा है हम इसको accurately 90 सेंटीमीटर के मार्क पे कैसे प्लेस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट Q के मिडिल में 90 सेंटीमीटर Q का मार्क है। अब ये किस तरीके से करेंगे आए, इसके लिए आप बहुत सारे डिफरेंट वेरियस रीजंस दे सकते हैं, बट आई एम जस्ट गोना ड्रॉ द मोस्ट सिंपल वन, ठीक है। ये हमारे पास हमारा मीटर रूलर है, ठीक है, ये उस पर 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा वेट क्यू है, नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्यू है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्यू है, ठीक है। और हमने एक छोटा रूलर लेके यहाँ पर इसको छोटा रूलर लेके हमने इसको मेजर किया हुआ है,
या तो फिर हम इसको एक काम करते हैं, छोटे रूलर को यहाँ बना देते हैं नीचे की तरफ, सो इट्स मोर एक्यूरेट। ये हमने छोटा रूलर लिया हुआ है, ग्रीन से बना देती हूँ। छोटा रूलर लिया हुआ है, हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ। और इसको आप रूलर इंडिकेट कर दें इस तरीके से, पता चल जाए रूलर है। इफ़ यू वांट टू बी मोर केयरफुल, इवन दो इट्स एक मार्क का है ये, पर आप लेबल कर सकते हैं अपने डायग्राम को, ठीक है, ज़्यादा बेहतर यही होगा। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। नंबर 1 अब मैं बताऊंगी कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेजर लेंथ ऑफ Q, half the length of Q and that point should overlap with the 90 centimeter mark। तो हमने क्या किया, छोटा रूलर लेके हमने इसकी लेंथ निकाल ली, और इसकी लेंथ का जो एग्जैक्ट हाफ पॉइंट है ना, हम बोल रहे हैं कि ये 90 सेंटीमीटर के साथ कोरिलेट करेगा या ओवरलैप करेगा। सो दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। नेक्स्ट E. In this experiment, it is difficult to determine the exact position of the load which will make the meter rule balance. Explain briefly why this is difficult. अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मतलब लिटरली आप कुछ भी लिख दोगे ना, बट मार्किंग स्कीम इतनी स्टूपिड होती है इसकी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आप यूजुअली मार्किंग स्कीम से ही सीखते हो और आप रट लेते हो और फिर बार बार आप ये यूज़ करते हो। तो इसका एक्चुअली आंसर ये होगा दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन और रीच द बैलेंस पॉइंट, ठीक है। ये तो अब तो याद हो गया मुझे। ये आई नो इट्स डजंट मेक सेंस, पर अगर किसी और ने कुछ और लिख दिया तो कोई बात नहीं, अगर इसका बेसिकली मतलब यही है तो फिर वो आपको मार्क दे देंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर था, डिफ़िकल्ट, ठीक है, इसका आंसर है डिफ़िकल्ट टू रीच बैलेंस पॉइंट। Next answer. Briefly explain how you'd find the best position of the load that will make the meter ruler balance. You have to guess where the load will go in order to balance it. आपको guess करना पड़ता है कि अच्छा मैं यहाँ रखूँगा क्योंकि इतना भारी है तो ये balance हो जाएगा, मैं यहाँ रखूँगा। So you have to have an idea. Where the load will balance, ठीक है। अब हम मार्किंग स्कीम भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी मार्किंग स्कीम है एंड हमारे आंसर्स देखते हैं। हमारे आंसर्स क्या थे, हमारे आंसर्स आई थिंक यही हैं, ठीक है। पहले तो हमारे टेबल का आंसर्स हैं, एग्जैक्ट यही आंसर्स हैं। सी इट सेज कंसिस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने सेम रखे थे। Graphs, axes labeled correctly and the right way around. Suitable scales, ये भी हमने देखा। All plots correct to half square, small square, ये भी मैंने आपको बताया था। Good line judgment, then continuous line, देखो line का भी एक मार्क है। 1C पे हमारे पास है ये जो हमने वैल्यू निकाली थी, क्या कहते हैं, मैक्सिमम 1/x max की वैल्यू निकाली थी। Method shown clearly on graph, ये भी हमने दिखाया था कि हमने लाइन बनाई थी 0.02 जहाँ पर है, ठीक है। क्लियर वर्डिंग और डायग्राम, हमने डायग्राम क्लियर बनाया, उसमें वर्ड्स भी क्लियर रखा। और दोनों का आंसर जो लास्ट में आपको बताया था यही आंसर था, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट, आइडिया ऑफ ऑब्टेनिंग नियरेस्ट टू बैलेंस। Okay, question number 2. A student determines the resistance of some filament lamps. Figure 2.1 shows the first circuit she uses. ठीक है, ये सर्किट है हमारे पास, पावर सप्लाई स्विच है, एमीटर है, एक लैम्प है, उसके साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ है। Record the potential difference V1 across the lamp L1 as shown on the voltmeter in figure 2.2. ठीक है, तो उस लैम्प L1 की यहाँ पर वोल्टेज दी हुई है। अब हमें बोला है हमें ये वोल्टेज निकालनी है इस फिगर से। अब देखें हमारे पास
3 है और 4 है, ये 3 के और 4 के बिल्कुल बीच में, तो आंसर क्या होगा 3.5 वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है रिकॉर्ड द करंट I1 इन द सर्किट एज शोन इन फिगर 2.3। 2.3 में हमें सर्किट निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास 0.2 है और 0.4 है, तो बीच में क्या होगा 0.3, तो ये कितना है 0.32 4 6 8 0.4, तो आंसर है 0.38। मैं इसको ब्लैक से लिख देती हूँ 0.38 एम्पियर्स। ठीक है, अब आप नोटिस करें कि हमने ये दोनों जो ना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखे हुए हैं, दोनों क्या हो रहा है 0.38। Calculate resistance 1 of the lamp L. Use the equation R is equals to V1 upon I1। तो अगर हम 3.5 को डिवाइड करें 0.38 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 9.21। ठीक है, अब ऊपर हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ किए, तो हम नीचे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ कर लेते हैं। सॉरी 2 डेसिमल प्लेसेस यूज़ किए ऊपर, तो नीचे भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस यूज़ कर ली। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है इस वाले में। नेक्स्ट B, the student disconnects the voltmeter. She connects lamp 2 in series with lamp 1. She then connects the voltmeter across L2. उसमें से इसने फिर करंट मेजर किया और नया वोल्टेज मेजर किया। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R2। अब हमने वापस से हमने 1.7 को डिवाइड किया 0.3 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 5.7। यहाँ पर मैं 5.7 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखा है। अब वापस से हमने ये इसने एक और लैम्प लगा दिया उसके साथ सीरीज़ में, और उसकी अब हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, तो हम करेंगे 1.2 डिवाइड बाई 0.26, तो आंसर आ रहा है 4.6 ओम्स। 4.6 ओम्स, और हम ओम्स भी लिख देते हैं यहाँ पर, ऊपर भी लिख देते हैं इन केस। ठीक है, अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है अगर कोई चीज़ सीरीज़ में रेजिस्टर्स है, सीरीज़ में लैम्प्स है, तो उनकी रेजिस्टेंसेस ऐड होंगी। तो अगर हम ऐड करें इन सबको, ठीक है, हमारा पहला था 9.21 प्लस 5.7 प्लस 4.6 आंसर आ रहा है 19.51, तो हम कर देंगे 19.5। ठीक है, some students make suggestions about the results of the experiment. Suggestion A, R1 plus R2 plus R3 should be equal to 3 times R1। ठीक है, हम R1 की क्या वैल्यू थी 9.21, 9.21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 27.6। इसका आंसर 27.6, हमारा आंसर 27.6 तो आया नहीं। सजेशन बी, R1 plus R2 plus R3 should be less than 3 into R1, तो ये करेक्ट है क्योंकि हमारा आंसर 19 क्या है 19.5 है, 19.5 है, which is actually less than हमारा वाला जो 3 into R1 है। Suggestion 3, R1 plus R2 plus R3 should be greater than 3 into R1, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा ये वाला करेक्ट था, ये दोनों इनकरेक्ट हमारे आए। State which suggestion A, B or C agrees with your result. Justify your answer by reference to your results. तो statement कौन सी करेक्ट थी, B करेक्ट थी, justification। Total resistance, ठीक है, हम justification क्या दे रहे हैं, justification ये है कि total resistance is 19 क्या था 19.5 which is less than 3 into R1, उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, which is 27.6।
7.6 ohms. ठीक है. E. Draw a circuit diagram to show the circuit used in part B with all 3 lamps connected in series. तो हमें वही सर्किट बनाना है जो हमारा वाला था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, तीनों लैम्प्स दिखानी है. तो हमारे पास क्या था सर्किट में हमारे पास था एक पावर सप्लाई, स्विच, एमीटर. तो हम ये करेंगे. ठीक है, हमारे पास है पावर सप्लाई, स्विच था. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक एमीटर है. ठीक है, और हमारे पास 3 लैम्प्स थी कनेक्टेड टुगेदर. ठीक है, लेबल करते थे L1, L2, L3. अब मार्किंग स्कीम से कोरिलेट करते हैं. ठीक है, मार्किंग स्कीम से कोरिलेट करते हैं. That was our B1, that was our I. ये सब correct. देखिए 2.D देखें, statement matches readings. expect हमने B ही किया था. 2E 3 lamps in series, correct symbols ये हमने किया है. Voltmeter across lamp 3, other circuits and current. हमने voltmeter नहीं बनाया, so we'll draw the voltmeter. This was my fault. We should have had the voltmeter because अगर 3 लैम्प से तीसरी लैम्प पे हमने voltmeter यहाँ पे कनेक्ट किया था. So ये हमारा complete. Okay, question 3. A student investigates the position of the image in a mirror plane. Figure 3.1 shows the ray trace sheet he uses. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है. I have a ruler here in case we need it, which we will, because I've read the question obviously. But this ruler will be accurately measuring उस तरीके का. अगर आप CA में पेपर दे रहे हैं तो आप ये रूलर की जो मेजरमेंट्स आएगी, इस रूलर की एग्जैक्ट वही मेजरमेंट्स आएंगे. ठीक है, okay. The student draws the line MR. He draws a normal and out to this line that passes through the center of MR. तो इसने लाइन MR ड्रॉ की है और उसके एग्जैक्ट सेंटर में इसने लाइन NL ड्रॉ की है. ठीक है, he labels the point at which NL crosses MR with the letter B. He draws a line from B with an angle of incidence equals 30 degrees to the normal below MR and to the left side of the normal. He labels the end of this line A. तो B से उसने एक लाइन ड्रॉ की है, which is जहाँ पर उसका एंड पे उसने A लिखा है, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें लिखा हुआ है, the angle of incidence to the normal is 30 degrees. तो यहाँ पर हम will just write what 30 degrees. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है हमें, let's see. It says he draws a line from B. ठीक है, it says he draws a line from B. ये तो मैंने पढ़ लिया. He places a pin P1 on line AB as shown in the figure 3.1. He places another pin P2 on the line AB. तो ऑलरेडी AB पे लाइन हमारे पास P1 उसने प्लेस किया, फिर उसने P2 भी प्लेस किया. He places the reflecting face of the mirror vertically on the line MR. अभी ये गलत लिखा हुआ है, हमें एक्चुअली लिखना चाहिए था हॉरिजॉन्टली ऑन द लाइन MR, पर यहाँ पर वर्टिकली लिखा हुआ है. किसी को वर्टिकली में समझ आ रहा है तो सही है. तो मैं आपको बता देती हूँ उससे मिरर कहाँ प्लेस किया. ठीक है, मिरर बेसिकली प्लेस हुआ है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर MR पे, और ये इसकी रिफ्लेक्टिव साइड आपको नज़र आ रही है यहाँ पर. ठीक है, रिफ्लेक्टिव साइड. क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास I है. तो I यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर समझा आपने P1 लिखा है, तो यहाँ पर I को P1 नज़र आ रहा होगा. समझ आ रही है, ताकि इसकी इमेजेस आगे यहाँ पर बने P1 पे. ठीक है, और P2 जो बनाया वो भी नज़र आएगी फिर हमें वहाँ पर. मैं काम करती हूँ, इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर लेती हूँ ताकि ये बार बार इरिटेट ना करे. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, he places the reflecting face of the mirror vertically on the line MR. He views the images of P1,
pins P1 and P2 from the direction indicated by the eye in figure 3.1. On figure 3.1, mark a cross suitable with a suitable position for P2 in this experiment. ठीक है, अब हमें P2 की पोजीशन मार्क करनी है. अब हमें कैसे पता होगा P2 का है? देखें I की पोजीशन कहाँ पर है. अब अगर हम P2 को फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लेस करते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ आ रही होगी, ठीक है, समझो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ आ रही है, लेकिन जिस पोजीशन पे I है हमें ये दो जो ना पोजीशंस टच करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि I थोड़ी सी राइट हैंड साइड की तरफ है. तो हमारा फ़ायदा यही होगा कि हम जितना P2 को दूर बना सकें उतना हमारे लिए बेहतर होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पर P2 को मैं यहाँ बना देती हूँ. ठीक है, P2, ताकि इसकी रिफ्लेक्शन I को एटलीस्ट फिर यहाँ पर नज़र आएगी. यहाँ पर P2 नज़र आएगा. ठीक है, एक्चुअली में बोला गया कि वी शुड लेवल विद अ क्रॉस. सो यस, ये एक मार्क चला जाता माशाल्लाह से हमारा. यहाँ पर हम क्रॉस बना देते हैं. ठीक है, आई विल इवन लेबल इट P2. ड्रॉ से हमने कर दिया. He places two pins P3 and P4 some distance apart so that P3 and the images of P1 and P2 all appear exactly behind pin 4. The positions of P3 and P4 are shown in figure 3.1. तो ये हुआ क्या, इसने जो ना P3 भी यहाँ पर एक पिन लगा दी. देखें यहाँ पर नज़र आ रही P3. So that P3 and the images of P1 and P2 all appear behind P4. आपको ये बात समझ आ रही है कि इसको P4 के पीछे I जहाँ से है, P4 के पीछे इसको P3 भी न है, P2 भी है, P1 भी है. ये सब इसको P4 में नज़र आ रहा है. Let me explain it again. P4 की जो पिन लगी हुई है यहाँ पर, उसके एग्जैक्ट पीछे P3 की पिन नज़र आएगी इसको, उसके एग्जैक्ट पीछे P2 की पिन नज़र आएगी और इसके एग्जैक्ट पीछे P1 की पिन नज़र आएगी. तो इन 4 पिन्स अलग अलग नज़र आने के बजाय I को सिर्फ एक पिन नज़र आएगी, क्योंकि वो पिन्स उसके पीछे होंगी. आपको समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक उंगली अपनी आँख के सामने रखें और एक उंगली पीछे रखें, तो जो पीछे वाली उंगली है वो आपको इतना अच्छी तरह नज़र नहीं आएगी, क्योंकि समझो वो आगे वाले के पीछे कवर हुई हुई है. समझ आ रहा है? तो P1 और 2 की रिफ्लेक्शन और P3 हमें एग्जैक्ट P4 के पीछे नज़र आ रही है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दैट. ठीक है, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड दिस, बट ठीक है. Draw the line joining the positions of P3 and P4. Continue this line until it extends at least 7 centimeters beyond MR. तो हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, P3 और P4 को, और MR के बाहर लेके जाएंगे. ठीक है, मतलब MR के ऑपोजिट साइड पे. तो ये हमारे पास P3 और P4 है. हम इनको ज्वाइन करेंगे. अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ. यहाँ पर आई हैव अ रूलर. एनीबडी वांट्स कि मैं और लंबा कर दूँ, मैं कर देती हूँ, मुझको ऐसा नहीं है. ये हमारे पास आ गया. मैंने बाहर ही निकाल दिया था कि मसला ही ना हो. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया हमें? ड्रॉ अ लाइन, ये हमने कर दिया. ठीक है, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द पोजीशंस. नहीं, हमने लास्ट क्या किया था? हाँ, ड्रॉ द लाइन जॉइनिंग द पोजीशंस ऑफ P3 एंड P4. कंटिन्यू द लाइन until it extends at least 7 centimeters beyond MR. The student keeps P1 in the same positions but moves P2 so that the angle of incidence becomes 40 degrees. इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर, ठीक है, P1 जो है हमने इसको सेम जगह पे रखा, लेकिन P2 को चेंज कर दिया इस तरीके से कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्रीज बन जाए. अब ये किस तरीके से होगा कि अगर हम P2 को आगे ले आएँ नॉर्मल के. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है मेरा. सर मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये मेरे पास एक लाइन बनी हुई है. ठीक है, और एक मेरे पास इसी पोजीशन से ये लाइन बनी हुई है. तो आप खुद बताएं कि एंगल 1 ज़्यादा बड़ा होगा या एंगल 2. आपको नज़र आ रहा है कि एंगल 2 ज़्यादा बड़ा है. तो समझो ये हमारे पास P1 है और हमने बस P2 की पोजीशन चेंज कर दी और कुछ नहीं किया. तो इस तरीके से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज से 40 डिग्रीज बन गया. ठीक है, ओके, नेक्स्ट.
नेक्स्ट क्या था हमारे पास, सही, हमने ये कर लिया। द स्टूडेंट हमने ठीक है, द पिन पोजिशंस P6 and P5 are the for the reflected ray are marked on figure 3.1। हमारे पास पिन्स 5 हैं और पिन्स 6 हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे की पोजिशंस हैं। These are marked, ये हमारे पास मार्क है, ठीक है। Draw the line joining the positions of P5 and P6. Continue the line until it extends at least 7 centimeters beyond MR। ठीक है, तब हमें P5 और P6 को भी इस तरीके से ज्वाइन करना है जिस तरीके से हमने P3 और P4 को ज्वाइन किया था। तो ये हम करते हैं, इसको हम किसी और कलर से कर लेते ताकि कोई मसला नहीं। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, हमने कर लिया। सही, label with the letter Y at the point where the two lines cross beyond MR। ठीक है, हमने वो उसको Y label कर लेंगे। Draw a line from P1 to MR that meets MR at a right angle। Measure and record length A of this line। ठीक है, तो हम पहले क्या करना है, हमने अपने पॉइंट को Y लेबल करना है जब ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। तो पहले हम इसको Y लेबल कर लेते हैं, ये हमारा Y है। फिर हमने इस पॉइंट से MR तक एक लाइन बनानी है 90 डिग्रीज पे, और इसको हमने क्या करना है, मेजर करना है। ये हमने कहाँ से लाइन बनानी है, नहीं यहाँ पर वापस से चेक कर लेते हैं, डबल चेक कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना हो। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम P1 to MR। ठीक है, दैट मीन्स MR एट अ राइट। तो हमें P1 से MR तक एक लाइन बनानी है, दैट मीन्स MR एट 90 डिग्रीज। तो मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये हमारी है लाइन A। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमें इसकी मेजरमेंट निकालनी है, वो हम निकालते हैं। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट लेबल Y to MR दैट मीन्स MR एट राइट एंगल। मेजर एंड रिकॉर्ड द लाइन लेंथ P ऑफ दिस लाइन। तो हमें Y से अब हम MR पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी भी हमें लेंथ निकालनी है, दैट विल बी लाइन P। अब हम ये किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम आप लोग अपना रूलर लें, ठीक है, और उस रूलर से हम ये ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, रूलर लेना है और उससे हमें इन दोनों की लेंथ निकालनी है। तो पहले हम A को मेजर करते हैं। A हमारे पास आ रही है अराउंड 5.1 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और B की लेंथ अराउंड आ रही है हमारे पास अराउंड 4.7 सेंटीमीटर्स। सो 5 and 4.7 दैट इज़ नॉट बैड ऑनेस्टली, बहुत सिमिलर हैं, हाँ कि नहीं। तो हम इन दोनों की मेजरमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, A हमारे पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और हमारे पास B आ रहा है 4.7। Next, the student removes all the pins. He then places P7 on the normal at a distance 6 centimeters from the front of the mirror। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मिरर है, ठीक है, उसके फ्रंट से उसने नॉर्मल पे 6 सेंटीमीटर्स पे P7 प्लेस कर दिया। हमारे पास मिरर ये रहा, ठीक है, ये उसका नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो मिरर के नॉर्मल से 6 सेंटीमीटर्स मतलब समझे 6 इतना 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब तो उससे रूलर से ही मेजर कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर यही होगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर्स अराउंड होगा हमारे पास इतना, देख ले कहाँ तक हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया। 6 सेंटीमीटर्स पे हमारे पास यहाँ पर अराउंड, ठीक है, यहाँ पर उसने पिन 7 प्लेस किया, ठीक है, पिन 7।
अब ये क्यों किया वो अल्लाह जाने। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। He views the image of P7 in the mirror and he places P8 on the normal behind the mirror. He adjusts the position of P8 so that the image of the bottom of the P7 and the top of pin 8 seen over the mirror appear as one pin when viewed from all angles in front of the mirror. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए इसने P7 यहाँ प्लेस कर दिया। मैं इसको जो ना छोटा कर दी थी तो आप लोग आपको नज़र आए मैं बोल क्या रही हूँ। P7 इसने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। P7 कहाँ प्लेस किया है, हम इस तरीके से देखते हैं। P7 यहाँ प्लेस है, ठीक है, और इसने अब P8 को मिरर के पीछे नॉर्मल पे प्लेस कर दिया, ठीक है, मिरर के पीछे नॉर्मल पे प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद इसने इस तरीके से एडजस्ट किया कि जो P7 है हमें उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, ये समझे P7 की रिफ्लेक्शन है। P7 की रिफ्लेक्शन का बॉटम और P8 की पिन का टॉप इसको बिल्कुल एक साथ एक पिन के तौर पर नज़र आ रहा है। जो आई है यहाँ पर, ठीक है, समझे यहाँ पर P7 है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर पिन ड्रॉ करके दिखा दी ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन। ये P7 है, ये पिन 7 है और ये मिरर में हमें पिन 7 का टॉप बॉटम पार्ट नज़र आ रहा है, पिन 7 का। और पीछे से, क्योंकि हमारी आई यहाँ पर है, पीछे से हमें एक टॉप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है P8 का टॉप और ये फुल आपको एक पिन के तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे, अगर आपकी आई ऊपर है तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ये हमारा मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पर P7 है और यहाँ पर P8 है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दैट। इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, इसके वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग है बट इसका बेसिकली मतलब यही है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? On figure 3.1, measure the distance along the normal between P8 and the mirror. अब मिरर और P8 के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। मिरर और P7 के बीच में हमने देखा था अराउंड 6 सेंटीमीटर्स है, तो मैंने 6 से थोड़ा लंबा कर दिया। इनके बीच में भी अराउंड, मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस है। दिस इज़ 6.2 एंड दिस इज़ अराउंड 6.3, तो बहुत ही क्लोज डिस्टेंस है P7 और P8 के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6.2, ठीक है, 6.2 ही था ना, हाँ 6.2 था, 6.2 centimeters. Complete the diagram in figure 3.2 to show the appearance of the image of P7 and P8 as described. ये तो मैं ऊपर ही बना चुकी हूँ कि ये हमारे पास मिरर था, ये हम P7 का बॉटम पार्ट नज़र आ रहा था पिन का, ठीक है, और ऊपर से पिन 8 का हमें टॉप पार्ट नज़र आ रहा था। उसको हम लेबल भी कर देते हैं P7 and P8 and it appears as one pin. The student expects the readings shown that the image found in the mirror plane is the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. मतलब कि हम ये देखना चाह रहे थे कि समझा हमने P7 की पिन रखी, ठीक है, फिर उस पर जो इमेज नज़र आ रही थी ना और P8, उन दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो। और ये एक्चुअली हमने प्रूव किया है कि जो मिरर पे हमें रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी डिस्टेंस और जो चीज़ मिरर के पीछे है उन दोनों की डिस्टेंस एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। रीडिंग्स ऑफ A equals to B and X equals to 6 centimeters will show this. एंड ये एग्जैक्ट ये चीज़ हुई, A और B की जो हमारे पास लेंथ मिली हमें बहुत सिमिलर मिली और X हमारे पास अराउंड 6 सेंटीमीटर्स था, 6.2 centimeters. State whether your readings show that the image formed in a plane mirror is the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror. Justify your statement by reference to the readings. तो हम अपना पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि हम बेसिकली इसी को कॉपी कर लेंगे ताकि कोई मसला ना हो। इमेज formed
इन अ प्लेन मिरर, हम बेसिकली आप यही लिख देंगे ना, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। आपने बेसिकली स्टेटमेंट पे ये लिख दिया, ठीक है। जस्टिफिकेशन हमारी यही होगी कि x equals to 6 centimeters, which is distance from P7 to the mirror, or A equals B, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जैसे P7 हमारे पास यहाँ है, ठीक है, P7 यहाँ है हमारे पास, ठीक है, और इसकी जो हमें यहाँ पर ये आ रहा है, इसकी जो रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस नज़र आ रही है ना, ठीक है, वो बेसिकली इतनी है जितनी सामने डिस्टेंस की है, और ये हमने प्रूव कर दिया। और ए और बी भी आई थिंक हमने थोड़ा राइट साइड पे बन गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए था, और इनकी भी डिस्टेंस हमें सेम ही नज़र आई, ठीक है। तो हमने ये अपने स्टेटमेंट में भी लिख दिया यहाँ पर। E. The student carries out this experiment with care. Suggest a practical reason why the reasons may not be accurate. अब ये सोचने की बात है। आई नो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप सोचें कि ये मिरर है और उसमें जो हमें डिस्टेंस नज़र आ रही है और जो पीछे डिस्टेंस है वो सेम नहीं भी हो सकती है। क्यों? समझे, अगर हमने थोड़ा मोटा मिरर ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया, या तो फिर हमने लेवल नहीं किया आँखों से सही तरीके से, उसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें आ सकती है ह्यूमन एरर, ह्यूमन कैलकुलेटिंग एरर, ये आप याद कर लें, ये बहुत जगह यूज़ हो सकता है। ह्यूमन कैलकुलेटिंग एरर, थिक मिरर, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये गलत हो सकता है और हमें मेजरमेंट सेम नहीं मिल सकती। तो हम अब मार्किंग स्कीम देखते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम किस तरीके की है। नंबर 3, तो हमने P2 एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर्स P1 से बनाया था, ये तो हमने कर लिया था। स्ट्रेट लाइन्स ये भी हमने कर लिया, करेक्ट लाइन ये हमने कर लिया। A एंड B करेक्ट टू विदिन 2 मिलीमीटर्स, देखें 2 मिलीमीटर्स इतना कम हमारे पास एरर, मार्जिन एरर है, ठीक है। measure x, correct measure x and correct units seen at A, B और x not contradict. मैंने आपको बताया था यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हर जगह सेंटीमीटर ही लिखा था. डायग्राम टू शो इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर मीटिंग टॉप ऑफ पिन अबव मिरर, ये भी हमने सही बनाया है, ये भी हमने सब सही किया है. 3E any of one, thickness of mirror, thickness of lines, difficulty in judging exact lining up of pins, ये हमने यही लिखा था बेसिकली. Okay. Okay, question 4. A student investigates the effect of color on the surface of a metal container on the rate of loss of heat from the container. She knows that black surfaces are better radiators of thermal energy than white surfaces and wants to investigate the effect of other colors. ठीक है, ये हमारा वापस absorption और radiation of heat की बात हो रही है, और हमें पता है कि वाइट में रिफ्लेक्शन होती है हीट की और रेडिएशन बहुत कम होती है, और ब्लैक में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है. अब इसको कुछ और डिफरेंट कलर्स का इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, और उनमें से बताना है कि बेस्ट रेडिएटर कौन सा है और वर्स्ट रेडिएटर कौन सा है, ठीक है. सो द फॉलोइंग apparatus is available: metal containers, each with the outer surface painted a different color, a thermometer, a stopwatch, a supply of hot water. She can also use other apparatuses and materials that are usually available in the school laboratory. Plan an experiment to investigate the effect of the color of the surface of a metal container on the rate of loss of heat from the container. You should draw a diagram of the apparatus used. चलिए, तो हम एक एक करके चीज़ें करते हैं. सबसे पहले तो हम इन चीज़ों के साथ एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है. अब हमें दिया क्या गया है, हमें एक मेटल कंटेनर दिया गया है विद आउटर सरफेस, हर मेटल कंटेनर के आउटर सरफेस डिफरेंटली पेंटेड है. हमें एक थर्मामीटर दिया गया है, एक स्टॉप वॉच, एंड हमें हॉट वाटर की सप्लाई दी गई. तो हम पहले तो डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बहुत ही कुछ सिंपल सा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बस मेटल कंटेनर बना दूँगी, ठीक है. चलो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये आर्ट क्लास शुरू हो गई हमारी. तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल बना रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लू कंटेनर है, ब्लैक नहीं बना रही, पर आपको ऑब्वियसली ब्लैक ही बनाना पड़ेगा, मतलब जब इंक होगी.
ब्लू बना रही हूँ यहाँ पर, उस पर मैं एक लिड लगा रही हूँ ताकि हम हीट प्रिवेंट करें लॉस होने से ऊपर से। वैसे आपको बाद में शायद ये पॉइंट पूछा जाए, ये क्या है, ये कैसा कंटेनर है? नहीं, आई कैन डू बेटर देन दिस। अच्छा, आई हैव अ कंटेनर हियर, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ओके, मच बेटर। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लिड ऑन इट। ठीक है, I have a lid on it. I'm going to draw a thermometer. Forgotten what a thermometer looks like. ऐसे कुछ होता था। ठीक है, आप चाहे तो लेबल कर दें, container, thermometer. I'll even draw a stopwatch. Don't have to, but I'm just going to draw it, in case पता नहीं होता वो क्या मांग रहे हैं, तो हम डिजिटल स्टॉप वॉच बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 00.00, बड़ी अच्छी सी स्टॉप वॉच बनाई मैंने। यहाँ पर स्टार्ट का बटन है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं स्टॉप वॉच। ये हमारा डायग्राम भी बन गया। चाहे तो अपन पानी भी दिखा दें अंदर, ज़रूरत नहीं है कोई भी। Just make a stupid diagram, honestly, it doesn't make a difference. Next, explain briefly how you would carry out the investigation. State the key variables to be kept constant. ठीक है, हम बताते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, तो हम ये लिखते हैं। ठीक है, if anybody is getting any weird sounds from the back, I'm sorry, that's my cat. और आज पता नहीं क्या हुआ है इसको। Anyways, we have to continue, we can't focus on him. Okay, so हमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। ठीक है, यूजिंग, ये क्या हो गया, यूजिंग डिफरेंट colored metal containers, fill each one with hot water and then measure initial temperature and temperature with variable times. Time intervals. हर टाइम इंटरवल के बाद आपको टेम्परेचर चेक करना है। Note it all down and the container with minimum heat loss is the worst radiator. ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा दो क्वेश्चन। स्टेट द की वेरिएबल्स टू बी केप्ट कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट रखा जाएगा? नंबर 1, अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ इनिशियल हॉट वाटर। ठीक है, एक और चीज़ लिख सकते हैं हम, opaqueness or thickness of paint. For example, एक पेंट की बहुत पतली लेयर लगी हो जहाँ पर गैप्स हो, और एक जगह पेंट बहुत क्या कहते हैं, अच्छी तरह कोट किया गया हो। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं टाइम फ्रॉम pouring to measuring initial temperature. ठीक है, ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी। So next, draw a table or tables with column headings to show how you would display your readings. You are not required to enter any readings into the table.
तो अब हमें एक टेबल दिखाना है जिसमें हम बताएंगे कि हम अपनी रीडिंग्स कैसे मेजर करेंगे. यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कलर, initial temperature after 5 minutes, temperature after 10 minutes and total temperature difference. आपको ये फिल नहीं करना, आप बस एक तरीके से बता रहे हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, कितना गिर रहा है, ठीक है. और लास्ट, एक्सप्लेन हाउ यू यूज़ योर रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन. ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी ऊपर, मैंने लिखा हुआ है, अब मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, मैंने अपने उसमें क्या कहते हैं अपने ब्रीफली जो हमने किया था ना, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, उसके साथ ही मैंने लिख दिया था. नोट डाउन ऑल द टेम्परेचर्स, ठीक है. हमने फिर हमें पता चलेगा कि हर वेरिएबल टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है. एंड जो मैंने लिखा है, कंटेनर विद द मिनिमम हीट लॉस इज द वर्स्ट रेडिएटर. मैंने बेसिकली वही चीज़ लिख ली है इसमें, ठीक है. तो आपको अलग से भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऑब्वियसली इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, थोड़ा अब इसके साथ जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसमें लिखना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स काउंट हो. अब हम इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं. डायग्राम टू शो कंटेनर एंड थर्मोमीटर, वी हैव डन दैट. हॉट वाटर इन अ कंटेनर, रिकॉर्ड इनिशियल टेम्परेचर एंड टेक टेम्परेचर एट इंटरवल्स एज इट कूल्स, ये भी हमने लिखा हुआ है. रिपीट विद एटलीस्ट 3 अदर कलर्स, ये हमने नहीं लिखा हुआ. ये एक बात होती है हमेशा, हर टेम्परेचर, हर एक्सपेरिमेंट में हमें बोला जाता है कि आप जो ना चीज़ों को रिपीट करें, हर चीज़ का आप बार बार एवरेज लें. ये मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा. तभी मैं मार्किंग स्कीम करवा रही हूँ कि इन केस मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ या कोई चीज़ मुझे याद नहीं रहे, या आपको एटलीस्ट पता हो, ठीक है. ये आपको हर एक्सपेरिमेंट में लिखना होता है, जो आपका खुद का एक्सपेरिमेंट प्लान करना होता है. एंड देन वी हैव सम थिंग्स जिसके थ्रू आपको पता है आपको कांस्टेंट रखनी है. इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग टेम्परेचर, सेम रूम टेम्परेचर, यूज़ अ लिड. मैंने लिड जो है अपनी ड्राइंग में बना दी है, लेकिन आप वो लिख भी सकते हैं. एटलीस्ट 3 नेम्ड कलर्स एंड सेम थिकनेस ऑफ द पेंट, ये मैंने लिखा हुआ है. टेबल विद क्लियर कॉलम्स फॉर टेम्परेचर हमने किया हुआ है. एंड फॉर टाइम टू मैच मेथड विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स. अब हमने टेबल, जो हमारा टेबल है ना, उसमें भी आपको यूनिट्स लिखने होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर ना, इनिशियल टेम्परेचर का है, उसके साथ आपको यूनिट्स लिखने होंगे, ठीक है. यहाँ पर आपको स्लैश मार के, क्या करी मैं, यहाँ पर आपको स्लैश मार के डिग्री सेल्सियस लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है. यूनिट्स मेंशन करें. नेक्स्ट कंक्लूजन, ग्रेटेस्ट टेम्परेचर ड्रॉप शोज द बेस्ट रेडिएटर और रिवर्स आर्गूमेंट. हमने इसकी रिवर्स आर्गूमेंट लिखी थी. लीस्ट टेम्परेचर ड्रॉप और मिनिमम हीट लॉस इज द वर्स्ट रेडिएटर, मैंने यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखें. तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेंशन इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो. Inshallah, I will explain it to you. Thank you so much for joining us today, and